Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 10th of July 2024. तो गाइज आज है तारीख 10 जुलाई 2024 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है पंचगंगा रिवर को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो याद होगा कल दोस्तों आपको मैत्री 2024 एक्सरसाइज के बारे में पढ़ाया था। तो मैत्री 2024 एक जॉइंट मिलिट्री अभ्यास है। इस अभ्यास में कौन से दो देश करंट समय पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यह आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए इंडिया एंड चाइना, या ऑप्शन नंबर बी इंडिया एंड थाईलैंड, या ऑप्शन नंबर सी थाईलैंड एंड मलेशिया, या ऑप्शन नंबर डी इंडिया एंड म्यांमार। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट टॉपिक होने वाला है, जो कि डाउन टू अर्थ, इंडियन एक्सप्रेस, सभी इंपॉर्टेंट सोर्सेज के अंदर में ऑलरेडी कवर किया जा चुका है। तो कीनिया के अंदर जो भारतीय कौवे हैं, इनको लेकर एक बैड न्यूज़ नज़र आ रही है, क्योंकि कीनिया की सरकार ने अनाउंस किया है कि ये 10 लाख कौवों को, स्पेशली जो इंडियन क्रोज हैं, उनको आने वाले 6 महीने में मार देंगे। अब उसके पीछे का रीज़न क्या है ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है, प्लस इंडियन क्रोज के बारे में जानना, स्पेशली बेसिक फैक्ट्स जानना ज़रूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उससे भी पहले दोस्तों यहाँ पे आपको पता यह होना चाहिए कि जो कीनिया है वो एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेटेड है, उसका लोकेशन क्या है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ये हमारा पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया। अफ्रीका में जो ये हमारा ईस्टर्न अफ्रीका वाला साइड है, यहीं पर आप देख पाएंगे ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जस्ट नीचे कीनिया है। कीनिया की कैपिटल है नायरोबी। लेकिन दोस्तों ऐसे नहीं, और डिटेल से पढ़ना होगा। जैसे कीनिया के आसपास कौन कौन से कंट्रीज़ है जो उसके साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करते हैं, तो सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए। तो ये हो गया कीनिया। इसके आसपास अगर आप देखेंगे तो सोमालिया है, इथियोपिया है, साउथ सूडान है, युगांडा है एंड देन तांजानिया है। ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो कीनिया के साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करती हैं। कैपिटल इसकी बता ही चुका हूँ। दूसरी बात जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि कीनिया एक लंबी चौड़ी बाउंड्री को शेयर करता है इंडियन ओशन से। ये बात भी ध्यान में रखनी है। चलिए अब थोड़ा सा ये भी डिस्कस करते हैं कि आखिरकार कीनिया की सरकार क्यों इंडियन क्रोज को ख़त्म कर रही है, या उनका टारगेट ऐसा क्यों कि आने वाले 6 महीनों में, वो भी छोटे मोटे नहीं, 10 लाख के आसपास भारतीय कौवों को ये ख़त्म कर देंगे। अब दोस्तों इस मैटर को समझने से पहले एक बात ये याद रखिए, क्योंकि ये इंडियन क्रोज हैं जो कि कीनिया के अंदर में हैं, तो कीनिया के लिए ये एक प्रकार की इन्वेजिव स्पीशी है। ध्यान रखिए, जैसे कई सारी अलग अलग प्लांट्स की स्पीशीज़ या एनिमल की स्पीशीज़ बाहर से इंडिया में इंट्रोड्यूस की जाती हैं, भारत में वो पल रही होती हैं, और फिर उसके बाद हमारी खुद की जो हमारी नेटिव स्पीशीज़ हैं उनको नुकसान पहुंचा रही होती हैं, तो उनको भी हम इन्वेजिव स्पीशी बोलते हैं। तो वैसे ही सिनेरियो दोस्तों यहाँ पर कीनिया के लिए भी है। ये इंडियन क्रोज हैं जो कीनिया में पहुँचाए गए थे बहुत समय पहले, लेकिन आज के समय पर यही क्रोज कीनिया के लिए परेशानी बन चुके हैं, जिसके बेसिस पे इन क्रोज को कीनिया ने इन्वेजिव एलियन स्पीशी डिक्लेयर कर दिया है, और इस वजह से दोस्तों इनको मारने की बात की जा रही है। अब क्वेश्चन यह है कि ठीक है इन्वेजिव एलियन स्पीशी डिक्लेयर कर दिया, लेकिन ऐसा भी क्या कर दिया इन क्रोज ने। तो बताया जा रहा है कि ये जो कौवे हैं ये लगातार कीनिया की जो लोकल बर्ड्स हैं, उन लोकल बर्ड्स को ख़त्म करते चले जा रहे हैं, है ना। उन लोकल बर्ड्स के जो घोंसले वगैरह हैं, उनके जो नेस्ट हैं, वो यहाँ पर ये कौवे बर्बाद कर रहे हैं। उसके अलावा उनके जो एग्स वगैरह हैं वो ये कौवे खा जा रहे हैं, जिसकी वजह से कीनिया की जो खुद की बर्ड की पॉपुलेशन है जो वहाँ पर पाई जाती है,
उस बर्ड पॉपुलेशन के अंदर एक बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला, गिरावट देखने को मिली। और ये जो डिक्लाइन हो रहा है दोस्तों, इससे जो कीनिया का इकोसिस्टम है वो डिसरप्ट होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि कीनिया के अंदर वो जो बर्ड्स पाई जाती थी जो लगातार ख़त्म हो रही हैं इन क्रोज़ की वजह से, वो बर्ड्स कीनिया के अंदर छोटे मोटे जो पेस्ट कीड़े वगैरह होते हैं, इंसेक्ट वगैरह होते हैं, उनको खाया करती थी। और वो इंसेक्ट कीनिया के लिए परेशानियां क्रिएट क्या करते थे, कीनिया के लिए कह सकते हैं उनके एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को पूरी तरह से हार्म किया करते थे। तो इस वजह से वो जो बर्ड्स हुआ करती थी जो कीनिया के अंदर पाई जाती हैं, वो कीनिया के लिए हेल्पफुल हैं, लेकिन उन बर्ड्स को ये इंडियन क्रोज लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से कीनिया की खुद की बर्ड्स की पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई। जिस वजह से दोस्तों यहाँ पर इसको यानी इंडियन क्रोज को एक इन्वेजिव एलियन स्पीशी डिक्लेयर करने के साथ साथ कीनिया की सरकार ने यहाँ पर टारगेट बनाया कि आने वाले 6 महीनों के अंदर अंदर 10 लाख के आसपास जो ये क्रोज की पॉपुलेशन है इनको वो ख़त्म करेंगे। दोस्तों यहीं पर मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसा ही बिल्कुल सीनियर बोल रहा हूँ, ऐसा ही बिल्कुल सिमिलर एफर्ट कीनिया ने आज से लगभग 20 साल पहले भी उठाया था, लेकिन उस समय पर टेम्पररी बेसिस पर इन क्रोज की नंबर को कम करने के ऊपर एक स्पेशल फोकस किया गया था। तो कीनिया की सरकार का जो एक्शन प्लान है वो थोड़ा सा डेडली है, इस वजह से यहाँ पर थंबनेल में भी मेंशन किया गया है कि ये कीनिया का एक डेडली प्लान है। अब डेडली प्लान इसको क्यों बोला जा रहा है दोस्तों, इस बात को सुनिए। क्योंकि सीधा इन क्रोज को मारने की बात की जा रही है, पूरी तरह से ख़त्म करने की बात की जा रही है। अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करेंगे, या अगर वो मेथड काम तरीके से मतलब अच्छी तरीके से वर्क नहीं करते हैं तो जो लाइसेंस्ड पॉइज़न होता है ना, यानी कि ऐसे जहर जिसको लेकर कह सकते हैं लाइसेंस प्रोवाइड करवाया जाता है, या जिसको लेकर जिस पॉइज़न को अलाउ किया गया है, सिंपल सी बात है, तो उस वाले पॉइज़न का यूज़ करके भी दोस्तों यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वो क्रोज की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने वाले हैं। ये बात हमारे सामने निकल कर आती है। तो दोस्तों आपको ये मैटर समझा अच्छे से कि ये क्या हो रहा है। अब इसको समझने के साथ साथ दोस्तों अगर हम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो जैसे ही मैंने आपको बता ही चुका हूँ, यहाँ पर इंडियन हाउस क्रोज के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। जैसे इस स्पीशी का जो साइंटिफिक नेम है वो है कॉर्वस स्प्लेंडिस। इसको कुछ और नामों से भी जानते हैं, जैसे इंडियन हाउस क्रो, इंडियन क्रो, ग्रे नेक्ड क्रो, या सीलन क्रो एंड कोलंबो क्रो के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। ये उसके कुछ कॉमन नेम है। फैमिली की बात करेंगे तो कॉर्विडे फैमिली से बिलोंग करने वाला यहाँ पर ये आपको एक बर्ड स्पीशी देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद बताया जाता है कि ये जो इंडियन हाउस क्रोज की पॉपुलेशन है ये इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश में आपको देखने को मिल जाती है। बांग्लादेश में, नेपाल में और भारत में अच्छी खासी मात्रा में ये एग्जिस्ट करती है। तो कई बार ये डिस्ट्रीब्यूशन भी पूछा जाता है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन बन जाए कि जो ये इंडियन क्रोज हैं क्या ये केवल भारत में ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाएं कि हाँ इंडियन क्रोज है तो भारत में ही पाए जाते होंगे, सिंपल सी बात है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना, इसमें नेपाल और बांग्लादेश भी है जहाँ पर इनकी पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है अच्छी खासी। और फिर कुछ यहाँ पे क्रोज इतिहास में जगह जगह पर इंट्रोड्यूस करे गए थे, ले जाए गए थे, जैसे कीनिया के अंदर भी पहुँचाए गए थे। बट करंट समय पर क्या सिनेरियो है वहाँ का वो मैंने आपको बताया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछी जाती है वो है कंजर्वेशन स्टेटस। तो इस क्रो का IUCN के अंदर जो कैटेगरी में कवर किया गया है वो कौन सी कैटेगरी है दोस्तों, वो लीस्ट कंसर्न कैटेगरी है। लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में कवर करने का मतलब है कि अच्छी खासी पॉपुलेशन इन क्रोज की अवेलेबल है ना, तो कोई ज़्यादा खतरा इनकी संख्या पर है नहीं आज के समय पर। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 2 में कवर किया गया है, तो इनको प्रोटेक्शन दी गई है लेकिन उस लेवल की, जैसे क्योंकि शेड्यूल 1 में जब कवर करते हैं तो वो ज़्यादा भयंकर प्रोटेक्शन होती है उस जानवर को, कि भाई क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम हो रही होती है। क्योंकि यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी अवेलेबल है तो कोई ज़्यादा हार्ड प्रोटेक्शन नहीं दी गई है, केवल शेड्यूल 2 में कवर किया गया है। कभी मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा कि IUCN स्टेटस क्या होता है, कैसे डिफाइन किया जाता है, या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल्स का मतलब क्या होता है, कभी एक सेपरेट वीडियो में बना के डाल दूंगा, ठीक है। तो उसमें आपको मैं बार बार रिकमेंड कर दिया करूँगा जब भी ऐसे टॉपिक चर्चा में आएंगे, अक्सर आते रहते हैं, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। अब दोस्तों ये आपने मामला समझा। अब कीनिया के बारे में बता ही चुका हूँ। कीनिया बेसिकली ईस्ट अफ्रीका में लोकेटेड एक कंट्री है जो कि 5 देशों के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करता है। 5 देश फटाफट रिवाइज करते हैं कौन कौन से हैं, तांजानिया, युगांडा, साउथ सूडान, इथियोपिया एंड सोमालिया। और एक बात और है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है दोस्तों, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इंडियन ओशन और लेक विक्टोरिया के बीच में एक देश आता है, वो कौन सा है, तो दोस्तों वो कीनिया ही है। याद होगा अभी मैंने आपको ये फ़ोटो दिखाया है, इधर ये इंडियन ओशन आपको दिखेगा,
इंडियन ओशन के साथ साथ युगांडा और तांजानिया के बीच में एक लेक है, लेक विक्टोरिया। ये लेक विक्टोरिया ऐसी चीज़ है जिसको लेकर यूपीएससी में 2 क्वेश्चंस बन चुके हैं ऑलरेडी प्रीलिम्स के अंदर में। ठीक है, कि कौन से 2 देशों के बीच में ये लेक विक्टोरिया है, तो ध्यान रखना युगांडा तांजानिया। और अगर आपसे सवाल बन जाए कि लेक विक्टोरिया और इंडियन ओशन के बीच में कौन सा देश है, तो वो दोस्तों आपका कीनिया ही है। ठीक है, बस सिंपल सी बात है, हर तरीके की पॉसिबिलिटी बना के चलो कि हाँ ऐसे नहीं तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरी बात, कीनिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जो कैपिटल है नायरोबी, यहाँ पर यूएन हैबिटेट ने अपना जो हेडक्वार्टर है इस यूनाइटेड नेशन ऑफिस के अंदर में वो मेंटेन कर रखा है। तो यूएन हैबिटेट का यहाँ पर हेडक्वार्टर भी आपको नजर आएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आपने देखा हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया, उस आर्टिकल के रिगार्डिंग ढेर सारा बैकग्राउंड डेटा हमने डिस्कस किया। वो सभी इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पे आपको कंपाइल करके एक पीडीएफ में दी जाती है, क्योंकि अभी और भी बहुत सारे आर्टिकल हैं, सब में दोस्तों प्रॉपर तरीके से प्रिंटेड नोट्स रेडीमेड करके आपको दिए जाएंगे। और एक ऐसा पीडीएफ मिलेगा जो प्रिंटेबल फॉर्म में है, जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं। एक ऐसा पीडीएफ आपको मिलता है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। दूसरी बात दोस्तों, इस ग्रुप में आपका सारा का सारा कंटेंट सिक्योर हो जाता है। आपके करंट अफेयर्स की जो टेंशन है, स्पेशली नोट्स की, वो खत्म हो जाती है। कभी होता है यार वीडियो नहीं देख पाए, कभी होता है नोट्स नहीं बना पाए, कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाए, तो ये जब दिक्कतें होंगी तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इसका सारा का सारा जो नोट्स है, सारा डेटा यहाँ पर आपका ग्रुप में अपलोड हो जाता है। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है दोस्तों, वो भी बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। अब ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का आप मैसेज कर दोगे, वहाँ पर रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको दोस्तों डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर लेना, जब संतुष्ट हो जाओ अच्छे से तभी जाकर ये इन्वेस्ट करना। ठीक है, बाकी दोस्तों यार मेक श्योर करो वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दो। 5000 लाइक्स का टारगेट है जिसको आप सभी लोग सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। लेकिन यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आती है दोस्तों। कल मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं अभी तक जो न्यूज़पेपर फॉलो कर रहा था या जिसको लेकर वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा था वो इंटरनेशनल एडिशन था। लेकिन कई कमेंट्स कल भी मैंने देखे कि सर ये हमारे न्यूज़पेपर से मैच नहीं कर रहा है, ये आर्टिकल यहाँ नहीं है, ये आर्टिकल वहाँ नहीं है। तो ऐसे कई सारे कॉमेंट्स आ रहे थे पिछले कुछ दिनों से। तो मैंने सोचा चलो आज इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं। तो आज न्यूज़पेपर हमने डेली एडिशन वाला यूज़ किया है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे। सिंपल सी बात है। तो आज आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये जो आर्टिकल है क्या इसी पेज नंबर पर मिल गए आपको आज या नहीं मिले। ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन बता देना। तो कई सारे लोग परेशान होते हैं, कमेंट करते हैं कि सर ये वाला आर्टिकल हमारे न्यूज़पेपर में नहीं है। यार मैं भी सोचता हूँ यार न्यूज़पेपर में नहीं है, करा तो मैंने आज का ही अखबार भी है। तो वो पता चला यार एडिशन का चेंज हो जाता है। कई लोग डेली एडिशन फॉलो कर रहे हैं, कई बेंगलोर का एडिशन ले रहे हैं, कई इंटरनेशनल एडिशंस का यूज़ कर रहे हैं। वैसे इंटरनेशनल एडिशन आज कल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि आप जब न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, तो वेबसाइट जब ओपन करते हैं मॉर्निंग में, तो सबसे पहले इंटरनेशनल एडिशन ही उनका होम पेज है। सबसे पहले यहाँ पर द हिंदू में इंटरनेशनल एडिशन ही ओपन होता है। फिर आपने सेट करना होता है कि हाँ मुझे डेली एडिशन ओपन करना है या कोई और दूसरा एडिशन ओपन करना है। तो आज मैंने डेली एडिशन लेके यूज़ किया है। आज आप चेक करना कि आज आपके अखबार से आर्टिकल्स मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, फिर नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता देना इस बात को। ठीक है, तो दोस्तों आज के अखबार में पेज नंबर 1 पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में लिंक करेंगे। आपको पता है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रशिया के विजिट पर गए हैं, और विजिट पर जाने के बाद में दोस्तों कई सारे टॉपिक्स के ऊपर में डिस्कशन हुआ है। इवन कई सारे अग्रीमेंट्स भी साइन करे गए हैं। और जैसे यहाँ पर ये पहुँचे रशिया के अंदर में, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो इस वाले फ़ोटो को देखकर डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा जल गई थी। स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, इवन यूक्रेन की भी बात करें, क्योंकि दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि रशिया ने एक दिन पहले ही, यानी कि ये जो विजिट है इससे थोड़े समय पहले ही यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। यूक्रेन की जो कैपिटल है कीव, एग्जैक्टली वहाँ पर। अब हुआ क्या, हॉस्पिटल पे वो अटैक हुआ। उस हॉस्पिटल में कुछ बच्चे थे, कुछ की जान गई, लेकिन काफ़ी सारे लोग जो बच्चे हैं वो उनकी मतलब डेथ होते होते बची है।
तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर यूक्रेन ने, इवन यहाँ पर जो यूक्रेन के लीडर हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने भी इस विज़िट को या पीएम मोदी के इस विज़िट को क्रिटिसाइज़ किया है कि पीएम मोदी यहाँ पर एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को बिलोंग करते हैं, है ना, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन के साथ में ऐसा विजिट नहीं होना चाहिए था। ये मतलब इस तरीके के स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। प्लस वेस्टर्न कंट्रीज़ भी अलग अलग स्टेटमेंट अपनी टिप्पणियाँ दे रही हैं। उसी दौरान दोस्तों यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, रशिया का एक इम्पॉर्टेंट ऑनर दिया गया है। अब होता यह है कि आपको ये ध्यान रखना होगा, देखो इस आर्टिकल में वो चीज़ मेंशन है, और वो क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रशिया का एक हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो ये रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ये नाम ध्यान रखिएगा कि रिसेंटली इस अवार्ड से ऑनर किया गया है पीएम मोदी को। और ध्यान रखिएगा बहुत कम लीडर्स हैं दुनिया में जिनको यहाँ पर इस अवार्ड से ऑनर किया गया है, तो उसमें भारतीय प्रधानमंत्री भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये वो फोटो आपको देखने को मिलेगी जहाँ पर व्लादिमीर पुतिन ये जो अवार्ड है इससे ऑनर कर रहे हैं भारतीय पीएम को। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। अब दोस्तों ये भी देखिए, व्लादिमीर पुतिन से कई सारी बातें हैं जो पीएम मोदी ने मेंशन की हैं। जैसे हाल ही में एक मुद्दा निकल कर आया था, मुद्दा ये था कि ये जो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इस वॉर में इंडियंस को रिक्रूट किया गया है रशिया की साइड से। इंडियंस जो रशिया में प्रेजेंट है उनको वॉर में उतार दिया गया, जिसमें रिसेंटली कुछ की जान भी गई थी, जो हाल ही में चर्चाएं हुई थी। तो उस चीज़ को रोकने के लिए पीएम मोदी ने रिक्वेस्ट की है व्लादिमीर पुतिन से, और उस रिक्वेस्ट को व्लादिमीर पुतिन ने एक्सेप्ट भी किया है कि ठीक है, यहाँ पर जितने भी रिक्रूट्स होंगे उनको वो रिलीज़ कर देंगे, और जो भी यहाँ पर इंडियंस इस समय पर रशियन आर्मी में सर्व कर रहे होंगे, स्पेशली इस वॉर में होंगे, उन सबको यहाँ पर दोस्तों रिलीज़ किया जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई। दूसरी बात, पीएम मोदी ने व्लादिमीर पुतिन के सामने बैठकर ही जो यहाँ पर ये यूक्रेन का पूरा इशू है, इसमें स्पेशली जो बच्चों की जान गई है उसको भी क्रिटिसाइज़ किया है। बिल्कुल सामने बैठकर आप इंटरव्यू देख सकते हैं। तो उसको देखते हुए यहाँ पर पुतिन मेंशन करते हैं कि हाँ, हम इस मैटर को भी कंसीडर करेंगे। क्लियर हो गया? तो ये डिस्कशन हुए दोस्तों। उसके अलावा ये मैं आपको बता ही चुका हूँ मिलिट्री वाला क्या इशू है। लास्ट ईयर अभी थोड़े दिनों पहले पार्लियामेंट में भी, हमारे पार्लियामेंट में ये जो मुद्दा है लगातार उठ रहा था, है ना, इसको लेकर पॉलिटिकल पार्टीज भटी हुई थी, बट फाइनली यहाँ पर यह जो मुद्दा है इसको लेकर एक क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया गया। दूसरी चीज़, ये तो आर्टिकल फ्रंट पेज पर है, इसी से ही एसोसिएटेड दोस्तों एक और आर्टिकल है जो हमारे पेज नंबर 11 और पेज नंबर 5 पर प्रेजेंट कर रखा है, जहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि भारत और रशिया के बीच का बायलैटरल ट्रेड है, जो व्यापार है वो 2030 तक $100 बिलियन का किया जाएगा। ये टारगेट भी दोनों देशों ने मिलकर सेट किया है। इसको लेकर ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है दोस्तों, पेज नंबर 11 पर है। इसको भी आप जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में लिंक करेंगे। जब ये बातचीत चल रही थी तो इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी और साथ ही साथ में व्लादिमीर पुतिन दोनों ने अग्री किया कि हम 2030 तक अपने व्यापार को $100 बिलियन से ज़्यादा का पहुंचाने वाले हैं, इसको क्रॉस करवाएंगे। और ये दोस्तों आज के समय का जो व्यापार है वो ऑलरेडी $60 बिलियन प्लस जा चुका है, क्योंकि रशिया से हम बहुत सारा सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, स्पेशली कच्चा तेल, फर्टिलाइजर्स, इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है। उसके अलावा कई सारे और सेक्टर्स हैं जहां पर मिलकर कॉपरेट करेंगे ये दोनों देश। वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं? एनर्जी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, और आपस में कैसे दोनों देशों के बीच में कनेक्टिविटी को इंप्रूव किया जा सकता है। प्लस रशिया के ऊपर में वेस्टर्न कंट्रीज़ के सैंक्शंस लगे हुए हैं, आपको पता होगा, क्योंकि जब ये रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था तो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने सैंक्शंस लगा दिए, जिस वजह से रशिया करंट समय पर डॉलर का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा है। तो व्यापार फिर भी बढ़ रहा है दोस्तों। और रिसेंटली खबर यह भी आई है, रशिया हाई इनकम कंट्री बन चुका है। बहुत तेज़ी से उन्होंने इकॉनमी इंप्रूव की है। इतना कुछ झेलने के बाद भी रशिया लगातार ग्रो करता चला गया। तो यहाँ पे फोकस किया गया है कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ के सैंक्शंस रशिया पे लगे हैं, रशिया फिर भी व्यापार करेगा और हमारी नेशनल करेंसीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी जो ट्रेड होगा भारत रशिया के बीच में वो रुपी और रूबल के बीच में होगा। रूबल बेसिकली रशियन करेंसी है, तो दोनों अपनी नेशनल करेंसीज़ में व्यापार करेंगे। ये बात भी यहाँ पर दोस्तों डिस्कस की गई है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो व्यापार है दोनों देशों के बीच में वो ऑलरेडी $60 बिलियन से ज़्यादा का क्रॉस हो चुका है। हमारा टारगेट है कि हम $100 बिलियन से ज़्यादा का पहुँचाएँ, जिससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आने वाले समय पर और ज़्यादा बढ़ेंगी, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि वो ये चाहती थी रशिया को रोक दिया जाए, बट ऐसा कुछ यहाँ पर हमें नहीं देखने को मिला।
फिर बाकी मैंने आपको ऑनर के बारे में बता दिया। इस अवार्ड का नाम ध्यान रखिएगा, ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, ये बेसिकली इस अवार्ड का नाम है। अब दोस्तों ये तो आपके हो गए दोनों के दोनों न्यूज़ आर्टिकल जो अखबार में फ्रंट पेज पर और प्लस पेज नंबर 11 पर मेंशन किया गया है। लेकिन जब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो आपको इसके अलावा भी भारत रशिया के बीच में कुछ स्पेशल रिलेशंस पता होने चाहिए। आज से 3 दिन पहले मैंने ऑलरेडी बहुत विस्तार से कवर करवाया था। आज मैं आपको थोड़ी और डिटेल दे रहा हूँ, बट वो डिटेल थोड़ी हटकर है, उसको प्लीज़ रेफ़र कीजिएगा। वो आपको मेंस में, प्रीलिम्स में, इवन इंटरव्यू तक में हेल्प करेगी। और वो डिटेल्स क्या है दोस्तों? वो है रशिया इंडिया का बायलैटरल ट्रेड। इसका स्टेटस क्या है? अब सिनेरियो ये देखिए दोस्तों, कितना ज़्यादा तेज़ी से व्यापार बढ़ा है। बात है साल 2020-21 की। साल 2020-21 में इन दोनों देशों का जो व्यापार था वो था $8.14 बिलियन, और 2021-22 में यही व्यापार बढ़कर $13 बिलियन का पहुंच गया। और करंट समय पर 2021 में अगर आप देख पाएंगे तो रशिया जो है 25वें नंबर पर आता था जो भारत के साथ में व्यापार में था। यानी जो हमारी लिस्ट है उसमें कई सारी कंट्रीज टॉप पर हैं, जैसे चाइना, यूएसए, ये सब देश टॉप पर हैं। उसमें से 25वें नंबर पर रशिया था जिससे हम व्यापार कर रहे थे। लेकिन दोस्तों 2022-23 के अंदर ही रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ही लगभग कह सकते हैं कुछ शुरुआती 5 महीनों में क्या हुआ, तेज़ी से व्यापार में बड़ा बदलाव हुआ। और थोड़े दिनों पहले डेटा हमारा ये बता रहा था कि दुनिया में जो 6 देश हैं जिनसे भारत सबसे ज़्यादा व्यापार करता है उसमें रशिया, मतलब 6 या कह सकते हैं 7 देश हैं, उनमें से रशिया 7 नंबर पर आ गया। अगर हम टोटल 10 देश की भी बात करें, टॉप 10 कंट्री जिसके साथ में सबसे ज़्यादा व्यापार करता है, उसमें 7 नंबर पर रशिया आ चुका था। अभी ये जो रैंकिंग से ऊपर नीचे होती रहती हैं, जैसे जैसे व्यापार बढ़ेगा कम होगा, ऊपर नीचे होती रहेंगी। जैसे बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा व्यापार हम लोगों ने यूएस, चाइना, यूएई, सऊदी अरेबिया, इराक और इंडोनेशिया से किया। ये 5 कंट्रीज थी टॉप की। इसके बाद जो छठा था वो रशिया था, जबकि 2021 में रशिया 25वें नंबर पर आता था, तो 25वें नंबर से सीधा कूद कर वो छठे नंबर पर आ गया, और ये अभी इंप्रूव हो रहा है। और तो ये डेटा है वैसे साल 2022-23 का। अब दोस्तों दोनों के जो ये व्यापार के संबंध है वो इतने मजबूत हुए हैं, हम सोचेंगे यार अच्छी बात है व्यापार बढ़ रहा है तो, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें इम्बैलेंस आपको देखने को मिलेगा व्यापार में। इम्बैलेंस मतलब यहाँ पे हम ट्रेड डेफिसिट झेल रहे हैं, व्यापार में घाटा हो रहा है। क्योंकि बताया गया कि 2020-21 में जैसे अगर आप देखेंगे तो एक नेगेटिव ट्रेड बैलेंस था $16.24 बिलियन का। वही यहाँ पर चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। हुआ ये कि हम रशिया से जो इम्पोर्ट है वो तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, 17-18 बिलियन डॉलर्स का, जबकि एक्सपोर्ट केवल मिलियन डॉलर्स में कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट $992 मिलियन का हुआ। तो उसी की बेसिस पर बताया गया कि भाई यहाँ पर एक ट्रेड डेफिसिट का बड़ा गैप है ना। तो इसमें हमारा घाटा हो रहा है क्योंकि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट ना के बराबर कर रहे हैं या बहुत कम कर रहे हैं। तो वही यहाँ पर समझाया गया। अब क्वेश्चन यह है कि चलो व्यापार में अगर ट्रेड इम्बैलेंस हुआ है तो उसके पीछे के कारण क्या है? देखो कारण बहुत सारे हैं। सबसे पहला कारण यह है कि रशिया खुद एक ऐसा देश है जिसके पास में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज करंट समय पर अवेलेबल हैं। स्पेशली हम लोग बात करेंगे कच्चे तेल की या फर्टिलाइजर्स की, ये भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। तो रशिया से हमने सबसे ज़्यादा यही परचेज़ किया। क्यों? जब ये स्थिति हुई वॉर की तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे और रशिया ने डिस्काउंट में दोस्तों ये तेल बेचना शुरू किया। तो इसमें भले यहाँ पर एक घाटा दिख रहा हो, लेकिन हमने बहुत सारा तेल रशिया से डिस्काउंट में खरीदा है, कम पैसों में खरीदा है। जबकि किसी दूसरे देश से खरीद रहे होते तो वही तेल ज़्यादा पैसा देकर खरीद रहे होते। तो इस चक्कर में इंडिया को भी एक बढ़िया ऑप्शन मिला। तो पेट्रोलियम ऑयल या जो बाकी सारे दूसरे फ्यूल आइटम्स हैं, ये भारत का सबसे बड़ा इंपोर्ट है रशिया से। लगभग 84% जो इंपोर्ट है वो केवल यही चीज़ है। और दूसरे नंबर पर फर्टिलाइज़र जो खाद है वो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं हम रशिया से। तो फर्टिलाइज़र और फ्यूल इन दोनों को मिला दें तो रशिया से 91% के आसपास दोस्तों यही चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ट्रेड इम्बैलेंस तो क्रिएट हो गई, क्योंकि भारत इन चीज़ों को प्रोड्यूस कर नहीं रहा है, या कर रहा है तो बहुत कम कर रहा है। तो यहीं पर एक और प्रश्न आता है कि कैसे जो ये ट्रेड इम्बैलेंस है इसको काउंटर किया जा सकता है या इस ट्रेड इम्बैलेंस को ठीक किया जा सकता है। तो इसको ठीक करने के लिए सिंपल सा ऑप्शन है भाई, आपको समझ में आ गया होगा, हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा। क्योंकि इस स्थिति क्या है? स्थिति यही है कि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। एक्सपोर्ट बढ़ा दो, ट्रेड बैलेंस हो जाएगा। तो दोनों कंट्रीज़ यहाँ पे फोकस कर रही हैं अभी के समय पर व्यापार पे। तो इंडिया को अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ के ऊपर काम करना होगा, हमें अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना होगा, तभी तो हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके जो सरप्लस होगा उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे।
दूसरा यहाँ पे कदम उठा सकते हैं वो है रूबल एंड रूपी मैकेनिज्म। यहाँ पे ट्रेड रिलेशनशिप में पेमेंट्स को लेकर काफ़ी सारे इश्यूज थे, बट अभी दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं कि भाई हम रुपए में व्यापार करेंगे, हम रूबल में व्यापार करेंगे। इससे यहाँ पर एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि हम रुपये में व्यापार कर रहे होंगे, तो इसको और ज़्यादा प्रमोट करना होगा। तीसरा, न्यू इंडस्ट्रियल पॉइंट्स के ऊपर स्पेशल फोकस हमें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों देश आज के समय पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं कुछ नए इंडस्ट्रियल पॉइंट्स को, है ना। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह कर सकते हैं, जिसकी मदद से क्या होगा, व्यापार में और ज़्यादा छूट मिलेगी और भयंकर तरीके से इंडिया एक्सपोर्ट कर पाएगा फिर, क्योंकि करंट समय पर रशिया से हम काफ़ी कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें तेल वगैरह या फर्टिलाइज़र वगैरह सबसे ज़्यादा हो रहा है दोस्तों। तो ये तो हो गई व्यापार की बात, लेकिन इसी व्यापार में भारत और रशिया के रिलेशंस में एक डिफरेंट एस्पेक्ट भी है। वो डिफरेंट एस्पेक्ट क्या है दोस्तों? कोल्ड वॉर का समय था, शीत युद्ध जब चल रहा था वेस्टर्न कंट्रीज और सोवियत यूनियन में, क्योंकि कोल्ड वॉर के समय पर दोस्तों रशिया नहीं था, वो यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन था। लेकिन 1991 में यही सोवियत यूनियन टूट गया, जिसकी वजह से 15 देश बनकर आए, है ना। उसमें यहाँ पर रशिया एक सबसे बड़ा देश बनकर आया। तो कोल्ड वॉर के समय पर भी भारत और सोवियत यूनियन के एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत मिलिट्री रिलेशंस हुआ करते थे दोस्तों। मदद करने के लिए यूएसएसआर ही भारत के साथ में खड़ा था अलग अलग वॉर में, चाहे भारत के रिलेशंस खराब हो, चाहे पाकिस्तान के साथ में, तो उस समय पर भी यूएसएसआर खड़ा था। चाइना और यूएसए जैसी कंट्रीज पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही थी, तो ये आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर भारत और रशिया के पॉलिटिकल रिलेशंस को देखेंगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप आपको नजर आएंगे बाकी सारे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। कैसे? दोनों देशों के बीच में कई सारे इंटर गवर्नमेंटल कमीशंस बनाए गए हैं, है ना। जैसे एक कमीशन है IRIGC-TEC, ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल कोऑपरेशन को लेकर बातचीत करते हैं। दूसरा है मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन, तो ये कमीशंस हर साल दोस्तों यहाँ पर मीटिंग होती है इनकी। उतना ही नहीं, भारत रशिया के डिफेंस रिलेशंस भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत आपको नजर आएंगे। जैसे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, दोनों देशों के बीच में कई सारे अभ्यास होते हैं। वैसे ही एक इनके बीच में ट्राई सर्विस एक्सरसाइज होती है। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज यानी कि भारत की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, और दूसरी तरफ से रशिया की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, दोनों के बीच में एक अभ्यास होता है जिसका नाम है एक्सरसाइज इंद्र, ध्यान रखिएगा। प्लस दोनों देशों के बीच में कई सारे जॉइंट प्रोग्राम्स भी हैं। कहने का मतलब है रशिया एक ऐसा कंट्री है जिसने हमारे साथ में वेपन्स को लेकर एक ऐसी डील की है कि हम भारत में क्या करेंगे, हथियार बनाएंगे, और हथियार बनाने के बाद, वैसे भारत में रशिया और भारत दोनों मिलकर हथियार बनाएंगे, और बनाने के बाद में उसको थर्ड कंट्री को एक्सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे प्रोग्राम लेकर आए गए, जैसे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल प्रोग्राम, ध्यान होगा, ब्रह्मोस मिसाइल भारत रशिया ने मिलकर भारत में बनाया, और उस मिसाइल को अब हम बेच भी रहे हैं, फिलीपींस को हमने बेचा। उसके अलावा 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम, सुखोई Su-30 MKI प्रोग्राम, S-400 ट्रियम्फ के, कमोव KA-2260 हेलीकॉप्टर्स आपको नजर आएंगे, ये भी मेड इन इंडिया बनाने वाले हैं। T-90 भीष्म, INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम, ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स हैं जहां पर रशिया ने डायरेक्टली हेल्प की है। और दोस्तों केवल इतना ही नहीं, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत के न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर में भी लगातार रशिया इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। कैसे? आपको एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का पता होगा जिसका नाम है कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाया गया है तमिलनाडु के अंदर में, वो भी रशिया की मदद से। इसको लेकर एक एग्रीमेंट किया गया था, रशिया इंडिया इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट। उसके अलावा दोस्तों दूसरे देशों में, यानी कि भारत में तो रशिया और भारत ने मिलकर एक पावर प्लांट बनाया, उसके साथ साथ बांग्लादेश में भी दोनों देश मिलकर एक पावर प्लांट बना रहे हैं जिसका नाम है रोपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। फिर साथ ही साथ एक और अपडेट बता दूं, जो अभी पीएम मोदी गए हैं विजिट पर रशिया की, जो ये डिस्कशंस हुए, उस डिस्कशन के अंदर में बात ये भी है कि दोस्तों रशिया इंडिया में 6 और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाएगा, और 6 और न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने से सबसे पहला फ़ायदा यही होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो काफ़ी सस्ती हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर यही आपको नजर आएगा, जहाँ पे ज़्यादातर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है वो ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगी। तो ये आपको यहाँ पर नज़र आएगा इंडिया और रशिया के रिलेशंस। ये बेसिक चीज़ हैं जो ग्रुप में डली हुई हैं, इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ये आपके अलग से इस आर्टिकल के बियॉन्ड द आर्टिकल प्रॉपर नोट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, इन्हीं को लिखना होगा, समझ गए। तो आपको कोई इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल पढ़ा, इसके आगे पीछे ढूंढना, खोज करना, विकीपीडिया वगैरह पे कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। हर एक चीज़ एक ही वीडियो में प्रोवाइड हो रही है, ठीक है।
और ये आपका काम है इन वीडियोस को सपोर्ट करना, और वो उसको वीडियो पे लाइक का बटन दबा के आप सपोर्ट कर सकते हैं। 5000 का टारगेट है यार, इसको अचीव करवा सकते हैं आप सभी लोग मिलकर, ठीक है। अब एक और न्यूज़ आर्टिकल है, ये भी आज के अखबार में पेज नंबर 1 पर ही प्रेजेंट है, जिसको हम जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में लिंक करेंगे। बात यह है कि पतंजलि का केस पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। मैंने ये केस फरवरी में भी डिस्कस किया था, फिर उसके बाद मार्च में भी डिस्कस किया था, लेकिन काफ़ी दिनों बाद चर्चाओं में है। तो आइए मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ ये पतंजलि और सुप्रीम कोर्ट के बीच का ये केस क्या है। और दूसरी बात, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं। एक्ट कौन कौन से हैं? वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बॉडीज़ जो चर्चाएं में हैं। अब वो क्या है दोस्तों, वो कैसे पढ़नी है आपको बताऊंगा, क्योंकि रेलिवेंट टॉपिक है ये वैसे एग्जाम के लिए। तो मैटर ये है कि पतंजलि ने, मतलब अब देखो इसके बारे में शायद मुझे बताने की ज़रूरत ना पड़े, पतंजलि के कई सारे स्टोर्स आपको भारत में देखने को मिलेंगे। वो हर प्रकार के प्रोडक्ट आज के समय पर मार्केट में लेकर आ चुके हैं, है ना। पतंजलि का स्पेशली यहाँ पर दंत कांति आपको देखने को मिलेगा, मंजन है, उसके अलावा और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में आ चुके हैं, हर एक टाइप का प्रोडक्ट उन्होंने मार्केट में निकाल दिया है। और उसी दौरान दोस्तों यहाँ पर वो कुछ मेडिसिन, स्पेशली हर्बल मेडिसिन को भी रिलीज करते हैं। तो कोविड के समय पर भी यहाँ पर कई सारी दवाइयाँ थी जिसको लेकर कंट्रोवर्सी हो गई थी। कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, आप क्लेम कर रहे हैं कि आपके इस दवाई से कोरोना खत्म हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। उसी प्रकार से दोस्तों कई सारी हर्बल मेडिसिन है जिनकी फॉल्स एडवर्टीजमेंट की जा रही है, गलत ऐड की जा रही है। बताया जा रहा है कि आपका ये प्रॉब्लम को ठीक कर देगी दवाई, बट ऐसा नहीं है। यही मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अच्छी तरीके से सुना दिया है पतंजलि को। तो कंपनी के जो को फाउंडर हैं बाबा रामदेव जी, उनके ऊपर करंट समय पर यह केस भी चल रहा है कि वो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, और ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट हमारा कोर्ट का वायलेशन कर रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर में, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर में भी ये जो पतंजलि है, इन्होंने कई सारे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करे हैं, जिसको लेकर पतंजलि से बोला है कि फटाफट जितने भी आपके मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स हैं उनको हटाइए, और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी जो भी आपने मिसलीडिंग गलत एडवर्टाइज कर रखा है उसको भी फटाफट आप पुल आउट कीजिए, नहीं तो फिर आपके खिलाफ एक्शन होगा। क्योंकि ये केस दोस्तों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो हेमा कोहली है, उसके अलावा संदीप मेहता हैं, इनकी बेंच ने इस केस को देखा और पतंजलि को यहाँ पर बोला भी कि भाई आपको आने वाले 2 सप्ताह में एक एफिडेविट फाइल करना है और बताना है कि आपने सभी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को हटाया है या नहीं हटाया है। क्योंकि इसको लेकर कोर्ट ऑलरेडी 7 मई को क्लैरिफिकेशन अपना ऑर्डर सुना चुका था, लेकिन 7 मई के बाद ये बात कहने के बावजूद भी आपने अगर ऐसा नहीं किया है तो ये प्रॉब्लम्स हैं फिर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इंटेंशन आपका ख़राब है, यहाँ पर हम फोकस करेंगे फिर कुछ एक्शन लेने के लिए। तो इसको फटाफट कीजिए, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को हटाकर हमें इन्फॉर्म कीजिए। ये बात कोर्ट की साइड से मेंशन की गई। अब पतंजलि बोलता है कि ठीक है, हमने अपने सभी स्टोर्स को इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि वो 14 अलग अलग जो मेडिसिन है उनको रिमूव कर देंगे अपने स्टोर से। पतंजलि ने बोल दिया है कोर्ट से कि हाँ ठीक है, हम हटा देंगे। क्योंकि दोस्तों अगर नहीं हटाते हैं तो ये जानबूझकर कई सारे नियमों का वायलेशन हो रहा होगा। ऐसे कई सारे लॉज हैं, जैसे ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट एक्ट ऑफ 1954 या उससे संबंधित और नियम्स हो गए, या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, जहां पर हम कंज्यूमर्स को सुरक्षा देने की बात करते हैं, उनके साथ में कुछ गलत ना हो, उनको चूना ना लगाया जाए या फिर उनको यहां पर गलत चीज़ दिखाकर ना बेच दी जाए, तो उसके खिलाफ भी एक्शन किया जाता है। तो ये दोस्तों कई सारे लॉज हैं जो करंट समय पर कंज्यूमर्स को बचाते हैं। तो कहीं ना कहीं उन सभी लॉज का ये उल्लंघन होगा, यह उनका वायलेशन होगा अगर ये इस एडवर्टीजमेंट को नहीं हटाते हैं। तो वही पर्टिकुलर केस चल रहा है। तो आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है न्यूज़ को लेकर कि खबरों में क्या क्या मैटर है। अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करना क्या होगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ स्पेशल एक्ट्स हैं, फटाफट आइए और डिस्कस करते हैं क्या है पूरा मैटर। तो इस आर्टिकल में से क्या क्या आपने लिखना है, क्या नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर डिटेलिंग्स आपके सामने है। चाहे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ मैटर समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे बात आती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की। अब ये लॉ क्या बोलता है दोस्तों, ये जो 2019 का कानून है ये हम लेकर आए हैं पुराने वाले कानून को हटाकर। इससे पहले भी हमारे पास में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हुआ करता था 1986 का, तो 1946 वाले कानून को रिप्लेस करके 2019 में नए अमेंडमेंट्स करके नया कानून लेकर आया गया, ताकि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो हमारे ग्राहक हैं,
उनको सुरक्षा दी जा सके, उनके साथ कोई गलत काम ना हो। तो इस नए वाले एक्ट के अंदर में दोस्तों कई सारे अपराधों को कवर किया गया। जैसे हमारे कंज्यूमर को अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है दुकान वाला, है ना, या उसके साथ में यहाँ पर कह सकते हैं कि क्वालिटी या क्वांटिटी है किसी सामान में, होता नहीं है कि भाई हाँ इतना निकलेगा ले जाओ, है ना, आप हम पे भरोसा करो बस खाली ले जाओ, ऐसा कई बार शॉप्स वाले करते हैं। तो वो एक जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है उसको इस एक्ट में कवर किया गया है। या कुछ ऐसे एडवर्टीजमेंट है जो मिसलीडिंग है कि भाई दिखाया कुछ गया है और घर पे जाकर आपने खोल के देखा तो कुछ और निकला, तो उस प्रकार के केसेस को भी यहाँ पर ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हैंडल करता है। समझ गए? क्योंकि दोस्तों इसने कुछ एक्शंस भी स्पेसिफाई कर रखे हैं। इस एक्ट में बोला गया है कि भाई अगर ऐसा कुछ होता है, कोई ऐसा अनसेफ गेम खेला जाता है कंज्यूमर के साथ में, तो इसके खिलाफ प्रॉपर तरीके से कार्रवाई की जाएगी। ये जो एक्ट है वैसे ये वर्किंग में आया जुलाई 2020 में, वैसे 2019 में एक्ट लेकर आया गया। ये काम करना शुरू करता है 2020 से, और ये हमारे कंज्यूमर्स को, आपको, मुझको, हम सबको ताकत देता है कि अगर हमारे साथ में कुछ ऐसा फॉल्स इन्फॉर्मेशन वाला गेम खेला जा रहा है किसी के थ्रू, तो हम यहाँ पर ये केस देख सकें, हम यहाँ पर इन्फॉर्म कर सकें, इस एक्ट का यूज़ कर सकें। तो हमारी राइट्स की सुरक्षा करेगा ये एक्ट। समझ गए? अब दोस्तों यहाँ पर सुरक्षा करेगा कैसे, इसको लेकर कोई बॉडी वगैरह है या नहीं है? हाँ, तो बिल्कुल एक बॉडी बनाई गई है जिसका नाम है CCPA, दैट इज़ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये एक स्टैचुअरी बॉडी है, यानी एक एक्ट के माध्यम से बनाई गई है। कौन सा एक्ट? वही जो 2019 में लेकर आया गया था, उसी के सेक्शन नंबर 10 के तहत इस CCPA को तैयार किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर इस CCPA का मेन काम यही है कि जो भी कोई व्यापार कर रहा है वो भी गलत तरीके से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अपना रहा है या एडवर्टीजमेंट कर रहा है गलत, मिसलीडिंग, किसी पब्लिक या कंज्यूमर के इंटरेस्ट को ठेस पहुंचा रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस की देखभाली यहाँ पर CCPA को सौंप दी जाएगी। और ध्यान रखिएगा जो ये CCPA है वो इसी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का यूज़ करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा जो ये गलत काम कर रहा है। दूसरी बात दोस्तों, कौन से मंत्रालय के अंडर में CCPA काम करता है, ध्यान रखिएगा वो कौन सी मिनिस्ट्री है, क्वेश्चन बन सकता है। वो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसके पावर्स और फंक्शंस क्या हैं? तो CCPA के पास में कई सारी प्रकार की पावर्स आपको नजर आएंगी। जैसे कोई ऐसा मैटर है जहां पर कंज्यूमर राइट्स के वॉयलेशन का मैटर आया है, जहां पे उनके अधिकार छीने गए हैं कंज्यूमर्स के, तो उस केस में इन्वेस्टिगेशन करना, अनसेफ गुड्स एंड सर्विसेज को रिकॉल करवाना, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है उन केस को यहाँ पर रोकना। और अगर कोई फिर भी ऐसा कर रहा है तो जो मैन्युफैक्चरर है जो ये काम कर रहा है, पब्लिशर्स हैं जो ये एडवर्टीजमेंट पब्लिश कर रहे हैं, या कोई एंडोर्सर है जो इसको अप्रूवल दे रहा है, उन सब के ऊपर पेनल्टीज़ लगेंगी दोस्तों। उन सब को यहाँ पर फाइन झेलना पड़ेगा अगर वो फिर भी ये हरकतें करते हैं तो। वही केस यहाँ पे पतंजलि के अगेंस्ट में भी हुआ। पतंजलि के अगेंस्ट में लीगल एक्शन लिया गया क्योंकि जो हमारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उन्होंने क्लेम किया कि जो एडवर्टीजमेंट पतंजलि कर रहा है वो डायरेक्टली ड्रग्स एंड अदर मेडिकल रेमेडीज़ एक्ट 1954 के वॉयलेशन को कवर कर रहा है, यानी ये जो कानून है हमारा इसके उल्लंघन कर रहा है। प्लस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के खिलाफ में यहाँ पर ये जो एडवर्टीजमेंट्स है वो हमको देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों ही लॉ के अंदर में ये एडवर्टीजमेंट्स फेक या मिसलीडिंग बताए जा रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर ये एक्शन लेने की बात की गई थी या लीगल आर्गूमेंट्स किए गए। और ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि अभी हमने अपने आर्टिकल में भी डोमा के बारे में पढ़ा। डोमा क्या है? यह है ड्रग्स एंड अदर मेडिकल बोल रहा हूँ मैं, अदर मैजिक रेमेडीज एक्ट। तो ये जो एक्ट है ये क्या है? ध्यान रखिए, इस एक्ट का जो सेक्शन नंबर 4 है वो क्या बोलता है, क्योंकि इसी के तहत पतंजलि के खिलाफ भी एक्शन लिया गया, तो न्यूज़ में है तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो इस एक्ट का सेक्शन 4 बोलता है कि भाई जो भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है स्पेशली दवाइयों से रिलेटेड, वो बिल्कुल पूरी तरह से रोक है उसके ऊपर में। और अगर कोई फिर भी ये काम करता है तो ये पनिशेबल ऑफेंस है, 6 महीने की जेल हो सकती है। समझ गए? तो पहला अपराध होगा तो उस पर फाइन भी होगा, 6 महीने की जेल होगी। और मान लो उसके बावजूद भी नहीं माना, 6 महीने की जेल से छूट के आया, दोबारा वो अपराध किया, तो दोस्तों वो इम्प्रिजनमेंट का टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, फिर 1 साल की सजा हो जाएगी। ये बोलता है डोमा एक्ट। बाकी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत सजा क्या है? तो इस एक्ट के अंदर में अलग अलग सेक्शंस हैं। तो इसका सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 28 ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को लेकर डील करता है। और इसी CPA का सेक्शन नंबर 89 इसमें कुछ पनिशमेंट्स कवर की गई हैं कि जो गलत एडवर्टीजमेंट्स होगा उसके खिलाफ सज़ा क्या है। सज़ा यह है कि मान लो कोई पहली बार ये अपराध कर रहा है या वोलेशन कर रहा है तो उस पर 10 लाख रुपए की पेनल्टी होगी, और जो सज़ा होगी, जो जेल होगी, वो बेसिकली यहाँ पर 2 साल तक की हो सकती है। बाकी मान लो आगे फिर से वो इस प्रकार का वोलेशन करता है तो पेनल्टी, वो जो सज़ा है वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा का फाइन हो जाएगा।
बाकी जेल 5 साल तक की भी हो सकती है, ऐसा यहाँ पर इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कवर किया गया। तो ये है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का पूरा पर्टिकुलर केस, जिसको यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हुआ ये भी आर्टिकल समाप्त। तो आर्टिकल पढ़ना, लेकिन पीछे का बैकग्राउंड डेटा बिल्कुल मत छोड़ना। न्यूज़पेपर पढ़ने का यही एक बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही आसान। अब देखिए, अगला आर्टिकल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। जय जगन्नाथ। बात यहाँ पर हो रही है कि 14 जुलाई को जो हमारी कमेटी है, उन्होंने यहाँ पर प्रपोजल दिया है कि वो क्या कर रहे हैं, जो जगन्नाथ टेम्पल है दोस्तों, उसका जो रत्न भंडार है उसको ओपन किया जाएगा। तो आखिरी बार जो यहाँ पर ये ओपन किया गया था वो 46 साल पहले किया गया था। तो इस वजह से ये पूरा मामला चर्चाओं में है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ये रत्न भंडार क्या है, इसके बारे में बताऊंगा, प्लस इस टेम्पल के बारे में बात करेंगे, प्लस जो ये जगन्नाथ टेम्पल का स्ट्रक्चर है, ये कलिंगा स्ट्रक्चर में बनाया गया है। तो वो स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बनाया जाता था पहले, उसका इतिहास क्या है, बहुत सारे एस्पेक्ट है दोस्तों। और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, कई बार आप टेम्पल को लेकर देख पाएंगे, क्योंकि आपके आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है जीएस पेपर नंबर 1 में, डायरेक्ट सवाल बनेंगे, ठीक है। तो करना क्या है, ये बेसिक डेटा ध्यान में रखिए जो मैं आपको पहले ये प्रोवाइड करवा रहा हूँ। पहले हम आर्टिकल समझ लेते हैं क्या चल रहा है मामला। तो एक हाई लेवल की कमेटी है, ओडिशा हाई कोर्ट के जज हैं एक जस्टिस बिस्वंत रात। तो इनके चेयरमैनशिप के अंडर में एक कमेटी है। उस कमेटी ने यहाँ पर मेंशन किया है कि जो रत्न भंडार है, रत्न भंडार आप समझ रहे हो ना, एक ट्रेजरी, खजाना जगन्नाथ टेम्पल का जो पुरी में है हमारा टेम्पल, तो उस रत्न भंडार को ओपन करने की बात की गई है। इसकी ओपनिंग 14 जुलाई को होगी। और ये जो ट्रेजरी है दोस्तों, इसको ओपन किया जाएगा लगभग 46 ईयर्स बाद, 46 साल बाद। और इसकी मांग भी की जा रही है कि इसको ओपन किया जाए। उसके पीछे का कारण आपको बताऊंगा आगे मैं। तो जो हमारे रिकॉर्ड्स, उन रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि जो ये रत्न भंडार है, इसके अंदर में 454 गोल्ड आर्टिकल्स हैं, जिसका वेट दोस्तों यहाँ पर है 128.38 kg, प्लस 293 सिल्वर आर्टिकल्स हैं, जिनका वजन लगभग होगा 221.53 kg के आसपास। तो ये जो लास्ट इन्वेंट्री है वो की गई थी 1978 में। तो अब यहाँ पर दोस्तों चीज़ें थोड़ा सा बदला जा रहा है। अब ये जो रत्न भंडार है, ये 14 जुलाई को यहाँ पर ओपन करने की बात की है। और इस रत्न भंडार में भी इसके 2 चैम्बर्स हैं, एक बाहर भंडार है और दूसरा यहाँ पे भीतर है। भीतर आप समझ रहे हो, इनर चैम्बर भी है और एक आउटर चैम्बर भी है, समझ गए। अब चलिए आगे बताता हूँ आखिरकार क्यों ऐसी मांग की जा रही है और क्यों इसको ओपन करने को लेकर डिस्कशंस करे जा रहे हैं। सबसे पहले आपने न्यूज़ आर्टिकल समझा। इस न्यूज़ आर्टिकल में दोस्तों ज़्यादा कुछ भी नहीं है, पेज नंबर 5 पे आर्टिकल है ये। अब जो बताऊंगा वो सबसे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए बात करते हैं जगन्नाथ टेम्पल के रत्न भंडार यानी ट्रेजरी के बारे में। तो रत्न भंडार जो है हमारे जगन्नाथ टेम्पल का, ये वो भंडार है जहाँ पे बहुत सारे आभूषण हैं, प्रीशियस ऑर्नामेंट्स हैं। वो आभूषण हैं जो डेडिकेट किए गए हमारे लॉर्ड जगन्नाथ को, लॉर्ड बलभद्र को, और साथ ही साथ में जो गॉडेस सुभद्रा हैं इनको, है ना। तो ये जो ऑर्नामेंट्स हैं दोस्तों, ये जो आभूषण है, आए कैसे इस भंडार में, तो ये इतिहास में जो ये आभूषण है दोस्तों, जो वहाँ पर श्रद्धालु हैं वो डोनेट करे हैं। पुराने ज़माने के जो यहाँ पर राजा रजवाड़े हैं दोस्तों, उन्होंने यहाँ पर लगातार ये सब आभूषणों को डोनेट किया है इस मंदिर में। तो वही सब आभूषण इन रत्न भंडार के इस ट्रेजरी के अंदर में रखे हुए हैं। और जैसे मैंने आपको बोला, इस रत्न भंडार का जो स्ट्रक्चर है ये 2 चैम्बर्स में बटा हुआ है। एक आपका इनर चैम्बर नजर आएगा और दूसरा यहाँ पर आपका आउटर चैम्बर। जो इनर चैम्बर है दोस्तों, उसको पिछले 38 सालों से नहीं खोला गया है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। और जो आउटर चैम्बर है, यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो ये वही चैम्बर है जहाँ पे से लगातार जो आभूषण है वो निकाले जाते हैं। आउटर वाला जो चैम्बर है, यहाँ से लगातार वो आभूषण, वो ऑर्नामेंट्स निकाले जाते हैं, ताकि उनका इस्तेमाल जो अलग अलग त्यौहार हैं या मंदिर से रिलेटेड रिचुअल्स हैं, उन रिचुअल्स में उनका यूज़ किया जा सके। तो ये आपको समझ में आया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आखिरकार रत्न भंडार से संबंधित जो पूरा मामला चल रहा है, करंट इशू चल रहा है, या जो डिमांड से रिलेटेड, वो क्या है। तो पहली चीज़ दोस्तों, डिमांड यह है लंबे समय से कि भैया जो हमारा रत्न भंडार है इसको ओपन किया जाए। लगातार डिमांड चल रही है कि इनर चैम्बर, अंदर वाला ओपन किया जाए, जो आज से लगभग 30-40 साल पहले खोला गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों इनर चैम्बर की जो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी है उसको लेकर समस्याएं उठ रही हैं। अब स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी मतलब उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ख़राब हो रहा है। बताया जा रहा है कि जो इनर चैम्बर है उसकी जो अंदरूनी दीवारें हैं, उन दीवारों में क्रैक्स आ चुके हैं, और हमें ये डर है कि वो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, दीवारें हैं, सारी कॉलेप्स कर जाएंगी। अगर कॉलेप्स कर गई, दीवारें गिर गई, तो जो आभूषण हैं जिनकी कोई कीमत नहीं होगी दोस्तों, वो सब की जो सेफ्टी है वो आज के समय पर खतरे में है।
इस चक्कर में फटाफट उस भंडार को ओपन करना है, ये यहाँ पर मांग की जा रही है। तो रीज़न क्या है ओपन करने का, ये आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों यहीं पर लोगों ने मांग की है कि फटाफट जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ASI, आप आइए, आप इस मैटर में इन्वॉल्व होइए। अब ASI क्या है? ASI एक ऐसी बॉडी है जिसका मेन काम होता है हमारे जो टेम्पल्स है, स्पेशली बहुत पुराने ज़माने के, उनकी सुरक्षा करना, है ना, उनको उनका प्रिजर्वेशन बना के रखना। जो पर्पज़ है ASI का वो यही है कि यहाँ पे जो हमारे पुराने टेम्पल्स हैं उनको अच्छी तरीके से देखना, मॉनिटर करना, रिपेयर करना, है ना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा के रखना, ताकि उसका स्ट्रक्चर एज इट इज़ बना रहे। तो इनसे बोला गया कि भैया आप आइए और आप इस मैटर को देखिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर उस टेम्पल का या रत्न भंडार का इंपॉर्टेंस, कल्चरल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जब हमने कल्चर के एस्पेक्ट से देखते हैं तो ये जो ऑर्नामेंट्स हैं, इनको रत्न भंडार में जो स्टोर करके रखा हुआ है दोस्तों, ये केवल रिलीजियस इंपॉर्टेंस को नहीं दर्शाते हैं, हमारे इतिहास को भी दर्शाते हैं, है ना। तो रत्न भंडार को ओपन करना एक ज़रूरी कदम है ताकि हम उसको सुरक्षा दे सकें। अगर वो दीवारें कोलैप्स कर गई, वो गिर गया, तो यहाँ पर हो सकता है कि वो डैमेज हो जाए जो ऑर्नामेंट्स हैं। तो इस वजह से चर्चाओं में। चलिए अब बात करते हैं हमारे जगन्नाथ टेम्पल को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स के बारे में, क्योंकि ये सारी चीज़ें जगन्नाथ टेम्पल के इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि इसी मंदिर के रत्न भंडार की बात हो रही है। जगन्नाथ टेम्पल हमारे ओडिशा में पुरी के अंदर में लोकेटेड है दोस्तों। डिटेल्स की बात करेंगे तो ये जो मंदिर है ये डेडिकेट किया गया है लॉर्ड जगन्नाथ जी को, कृष्ण जी को, साथ ही साथ में उनके सिबलिंग्स, उनके भाई बलभद्रा, बहन देवी सुभद्रा, इनको डेडिकेट किया गया है यहाँ पर ये जगन्नाथ मंदिर। फिर बात करते हैं इस मंदिर के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। तो दोस्तों ये जो मंदिर है लगभग 12th सेंचुरी पुराना है। इमेजिन कीजिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंदू पिलग्रिमेज साइट। आर्किटेक्चरल स्टाइल की बात करेंगे तो ये मंदिर जो बना है दोस्तों, ये कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बनाया गया है। अब ये कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या होता है इसको समझिएगा। ये वो हमारा मंदिर है जगन्नाथ मंदिर। कलिंगा स्टाइल आर्किटेक्चर की जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों वो ये है, ठीक है। कलिंगा स्टाइल में क्या होता है, मंदिर जब बनाया जाता है तो मेन जो गर्भगृह होता है, मेन गर्भगृह यहाँ पर आप समझ रहे हो, जिसको बोलते हैं सैंक्टम सैंक्टोरम, जहाँ पर मेन जो हमारे डीटी होते हैं जिनको मंदिर डेडिकेट किया जाता है, उनकी मेन जो मूर्ति होती है वो यहाँ पर गर्भगृह में रखी जाती है। फिर इसके ऊपर यहाँ पे ये जो श्राइन है इसको बोलता है रेखा देवला। फिर आगे आप देख पाएंगे इसके आगे ये है पेड़ देवला, ये है कॉमोडिटीज़ हॉल। फिर ये है यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है खाखरा देवला। तो ये इस प्रकार का जो स्टाइल है, इस स्टाइल को बोलते हैं कलिंगा आर्किटेक्चर। तो ये जो हमारा जगन्नाथ टेम्पल है ये भी कलिंगा स्टाइल आर्किटेक्चर में बना हुआ है, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। इस मंदिर को लेकर बात हो गई। यहीं पर जो रत्न भंडार है, ट्रेजरीज हैं, उन्हीं की बात हम कर रहे हैं करंट समय पर। तो दोस्तों मंदिर का स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया। अब बात आती है मेन टेम्पल की। तो जो मेन टेम्पल है उसको देवला के नाम से जानते हैं, वो देवला कहलाता है, जहाँ पर मेन देवी देवताओं को रखा जाता है, सैंक्टम सैंक्टोरम वाली जगह जो अभी हमने डिस्कस किया। प्लस ये जो टेम्पल है दोस्तों, यहाँ पर कह सकते हैं हाई फोर्टिफाइड वॉल भी, चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारें आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसको नाम दिया गया है मेघनाथ पचेरी। अब यहाँ पे फेस्टिवल्स की बात करते हैं तो अभी आपने देखा रथ यात्रा, है ना। रथ यात्रा हर साल का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, बहुत फेमस फेस्टिवल आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे लाखों लोग साथ में जमा होते हैं। जो रथ है पुरी के अंदर में, उस रथ को यहाँ पर खींचते हैं। ये यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे बहुत सारे डेली रिचुअल्स भी मंदिर में परफॉर्म किए जाते हैं। पूजा, भोग, आरती, दूसरी और प्रकार की जो सेवाज हैं, सेवा जो होती हैं यहाँ पर हमारे भगवान को लेकर, वो सब दोस्तों यहाँ पर परफॉर्म की जाती हैं। अब इस मंदिर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार किसी मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों, मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर ही। ये ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा जगन्नाथ टेम्पल है इसका जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो टेम्पल है इसको मैनेज करने वाली बॉडी कौन सी है, वो है श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके कस्टोडियनशिप की बात करेंगे तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सबसे रेलिवेंट रोल प्ले करता है। वो हमारे इस टेम्पल के आर्किटेक्चर को सुरक्षा देने के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए यहाँ पर जिम्मेदार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। समझ गए। तो ये बात हो गई हमारी लॉर्ड जगन्नाथ की, टेम्पल की, और मुद्दा क्या है रत्न भंडार से संबंधित उसकी। आने वाले समय पर 14 जुलाई का वेट कीजिए, ओपन करने की बात की है, और बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश होंगे और विस्तार से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आज के अखबार में पेज नंबर 10 पर यह आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको जीएस पेपर नंबर 2 के साथ में, यानी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिंक कर पाएंगे। हम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में लगातार बात करते रहते हैं,
तो दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड यहाँ पर एक बॉडी है जिसका नाम है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, NTEP। ट्यूबरक्लोसिस टीबी जैसी बीमारी को एलिमिनेट खत्म करने के लिए यहाँ पर यह पर्टिकुलर प्रोग्राम है। तो उस प्रोग्राम की एडवाइजर के तौर पर सौम्य स्वामीनाथन जी को अभी अपॉइंट किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वनडे एग्जामिनेशन। वनडे एग्जामिनेशन में तो डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सौम्य स्वामीनाथन एक इंपॉर्टेंट नाम, इनको NTEP का एडवाइजर अपॉइंट करा गया है। इससे पहले यहाँ पर ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की डायरेक्टर जनरल रह चुकी हैं, साथ ही साथ में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चीफ साइंटिस्ट रह चुकी हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जो इस NTEP में सर्व करेंगी। अब क्वेश्चन यह है कि देखो, आर्टिकल से एग्जाम में कुछ नहीं बनना। हाँ, नाम ध्यान रख सकते हैं, सौम्य स्वामीनाथन एडवाइजर अपॉइंट हुई हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो ये NTEP है क्या, ये आपको आर्टिकल नहीं बताएगा, ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। प्लस ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड समस्याएं क्या हैं भारत में, वो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर मैं आपको समझा रहा हूँ। अब जरा देखिए, असली डेटा ये है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो ये NTEP है क्या, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है दोस्तों, इसको पहले हम RNTCP के नाम से जानते थे, यानी रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। ये इंडिया का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है जहां पर हम TB जैसी बीमारी को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। इस प्रोग्राम का मेन जो एम है, मेन मकसद है TB को एज अ पब्लिक हेल्थ इशू समाप्त करना भारत में 2025 तक, ठीक है। तो यहाँ पर मेन टारगेट यही है कि 2025 तक TB बीमारी को ख़त्म करना। अब क्वेश्चन यह है कि जो ये NTEP नाम का प्रोग्राम है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट की कंपोनेंट्स होंगे, वो कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों बताया जा रहा है, इस प्रोग्राम का मेन फोकस है TB की बीमारी अगर किसी में है तो उसका तुरंत पता लगाना और उसको एक कंप्लीट ट्रीटमेंट देना ताकि उसको ठीक किया जा सके। और इसके अंदर में कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे यूनिवर्सल ड्रग ससेप्टेबिलिटी टेस्ट आ गया। इस टेस्ट को यहाँ पर दोस्तों लाया गया है ताकि जो ड्रग रेजिस्टेंट TB के केसेस होते हैं, ऐसे TB के केसेस जहाँ पर दवाइयाँ भी सही से काम नहीं कर पाती, तो उन केसेस को तुरंत ही यहाँ पर आइडेंटिफाई करने का यहाँ पर ये कंपोनेंट है, इस NTEP का ये काम है। दूसरा, फ्री में ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना जितने भी TB के पेशेंट्स हैं हमारे देश में, उन सभी को। फिर निक्षय नाम का आपने सुना होगा, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जहाँ पे TB की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही है ताकि चीज़ों को मॉनिटर किया जा सके। फिर NTEP का मेन पर्पज़ ये भी है कि जो प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर में, उनके साथ में एंगेज करना ताकि वो अच्छी तरीके से TB के लोगों को बढ़िया केयर दे सकें, ट्रीटमेंट दे सकें बहुत ही अफोर्डेबल वे में। यह है ताकत NTEP की। तो इस प्रोग्राम का मेन पर्पज़ यही है कि स्पेशली जो TB की बीमारी है उसको देश से ख़त्म किया जा सके। अब यहाँ पर हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, TB में भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है MDR TB, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB। एक TB में ज़्यादातर बीमारी कैसे होती है, आपके जो फेफड़े हैं स्पेशली वो डैमेज होने लगते हैं, लेकिन काफ़ी सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर आप दवाइयों का इस्तेमाल करके इस ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कई सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर ये दवाइयाँ आपके काम नहीं करती हैं, तो वो वाला TB का केस कहलाता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB केस। यहाँ पर TB का इन्फेक्शन दवाइयों के प्रति काफ़ी मजबूत है, दवाइयों का कोई यूज़ नहीं हो रहा है, तो इसके लिए एक लंबा ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाता है ये प्रोग्राम, समझ गए। अब क्वेश्चन ये है कि भारत के लिए TB की बीमारी को ख़त्म करना करंट समय पर प्रायोरिटी क्यों है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इंडिया के अंदर में ट्यूबरक्लोसिस दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं एक लीडिंग कॉज है लोगों की जान का। कहने का मतलब है ये जो इन्फेक्शन है कई बार ये मोर्टेलिटी को बढ़ावा देता है, यानी लोगों की जान जानी शुरू हो जाती है। तो ये ज़रूरी है यहाँ पर कि हम पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करें, पॉवर्टी को कम करें, अपने डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करें, और उसके लिए TB को काउंटर करना ज़रूरी है। अब यहीं पर क्वेश्चन ये भी है कि आखिरकार कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो यहाँ पर ये NTEP प्रोग्राम फेस कर रहा है। उन समस्याओं में दोस्तों कुछ समस्याएं ये भी हैं कि भाई दवाइयों का कई बार शॉर्टेज हो जाता है तो प्रॉब्लम होगी, ऑब्वियस सी बात है। कई बार ट्रीटमेंट में डिले करने लगते हैं, कई बार प्रॉपर तरीके से कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो सही से काम नहीं कर रहा होता है। तो ये कुछ चैलेंजेस है जो कि ये नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम फेस करता है। तो ये प्रोग्राम क्या है, इसके एडवाइज़र चुनकर आई हैं, इस वजह से ये चर्चाओं में है। बाकी इस प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको बेसिक डेटा बता दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली यह है कि इस NTEP ने RNTCP नाम के प्रोग्राम को रिप्लेस किया था। क्वेश्चन आपसे यहाँ से भी बन सकता है। चलिए अब आगे आते हैं, थोड़ा ट्यूबरक्लोसिस के बारे में भी जान लेते हैं यार, क्योंकि बात सारी TB की ही है।
तो ट्यूबरक्लोसिस यहाँ पर एक बीमारी ऐसी है जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये वो बैक्टीरिया है दोस्तों जो कि बिलोंग करता है माइकोबैक्टीरिया के ही फैमिली से, ठीक है। ये इस माइकोबैक्टीरिया में अगर हम बात करेंगे तो कुछ माइकोबैक्टीरिया ऐसे हैं जिसकी वजह से टीबी या लेप्रोसिस ऐसी बीमारी इंसानों में फैल रही होती है। और ह्यूमंस के अंदर में, मानव में अगर हम बात करेंगे तो टीबी दोस्तों मोस्ट कॉमनली क्या करता है, हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, हमारे फेफड़ों को सीधा इम्पैक्ट करता है। और ध्यान रखिएगा, टीबी का वो केस जो सीधा लंग्स को इम्पैक्ट करता है उनको बोलते हैं पल्मोनरी टीबी। लेकिन कई बार जो ये टीबी है वो हमारे फेफड़ों को छोड़कर दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकती है, और जब दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना है। टीबी दोस्तों बहुत पुरानी बीमारी है। बताया जाता है इजिप्ट में ये एग्जिस्ट किया करती थी आज से लगभग कई साल पहले, लगभग 3000 BC के समय पर। अच्छी बात है कि ये ट्रीटेबल डिजीज़ है, इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन बुरी बात यह है कि इसका ट्रांसमिशन भी हो सकता है। कहने का मतलब है ये जो बीमारी है लगातार एक इंसान से दूसरे इंसान में आराम से फैल सकती है। जब बात आती है इसके ट्रांसमिशन की तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये एयर के माध्यम से फैल सकती है। जहाँ पे जो लोग हैं जिनको यहाँ पे मान लो टीबी कफ है, वो छींक दे या थूक दे तो उसके जो जर्म्स है वो एयर में सस्पेंड हो जाएंगे। उन जर्म्स के कांटेक्ट में कोई नॉर्मल व्यक्ति आ जाए तो वो भी कहीं ना कहीं टीबी से अफेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि इस इंसान को टीबी हो जाता है तो उसके सिम्टम्स, उसके लक्षण क्या हैं। कॉमन सिम्टम्स यहाँ पर ये कई बार ब्लड आने लगता है ना। उसके अलावा चेस्ट पेन, शरीर में काफ़ी कमज़ोरी, वज़न घटना, बुखार और रात में ढेर सारा पसीना। तो ये दोस्तों यहाँ पर कुछ इसके लक्षण नज़र आएंगे। आई होप आपको अच्छी तरीके से पूरा का पूरा मैटर समझ में आ चुका है, ठीक है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही है कि भाई देखो ऐसे ऐसे आपने चीज़ों को पढ़ना होगा बैकग्राउंड डेटा के साथ में। तो इधर उधर आपको आर्टिकल पढ़ के ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे आते हैं। अब आता है आज का हमारा एडिटोरियल। हमारा एडिटोरियल आज के अखबार में पेज नंबर 6 पर प्रेजेंट है, जिसको हम जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करेंगे। दोस्तों आज के अखबार में केवल इकलौता एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। आप देख पाओगे हमारे जम्मू के अंदर में, स्पेशली जम्मू में जो टेररिस्ट के केसेस हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। टेररिस्ट अटैक इंक्रीज हो चुके हैं। तो ये टेररिज्म का मुद्दा, स्पेशली यहाँ पे दोस्तों हम बात करने वाले हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की। तो एक बहुत ही रेलिवेंट एडिटोरियल है, बहुत अच्छे से हर एक एस्पेक्ट में डिस्कस करूंगा क्योंकि आज के अखबार में आर्टिकल भरा हुआ है। ये आप देख पाएंगे एडिटोरियल तो आया ही है, साथ ही साथ में इस तरीके से छोटे छोटे कई सारे आर्टिकल्स टेररिज्म को लेकर पब्लिश हुए हैं। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख पाएंगे अभी पीएम मोदी रशिया गए तो वहाँ पर भी टेररिज्म को काउंटर करने की बात की गई। तो ऐसे ढेरों आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा आपको एडिटोरियल तैयार करके देने वाला हूँ। यानी इन फ्यूचर अगर कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर सवाल आता है तो आपने मतलब कोई आर्टिकल भी आता है तो कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल उतने को ही याद रखना, दिमाग में बैठा के रखना। चलिए, और दोस्तों याद रखना यहीं पर मैं आपको एक मेंस का क्वेश्चन भी दूंगा, तो अच्छे से आर्टिकल को सुनना, लास्ट में वो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, द चैलेंज ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन इंडिया। अभी हमने हाल ही में देखा, अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट आए तो उसके कुछ दिनों बाद पीएम मोदी ने शपथ ली। जिस दिन वो शपथ ले रहे थे उस दिन रियासी के अंदर में टेररिस्ट अटैक हुआ, है ना। फिर वैसे ही केस एक बार 2014 में भी देखने को मिला, और लगातार जम्मू कश्मीर में तो टेररिस्ट अटैक्स बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी यहाँ पर हमने कल भी एक अटैक देखा जिसको लेकर कई सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए। तो जितने भी यहाँ पर दोस्तों ये क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट अटैक हैं, ये मामला इंपॉर्टेंट बन चुका है। ये इंडिया की इमेज को ख़राब कर रहा है कि हम इसको काउंटर नहीं कर पा रहे, तो हमें इसको काउंटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि सर आखिरकार आप एक टेररिज्म यानी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता क्या है और इसके सोर्सेज क्या क्या है, कहाँ कहाँ से भारत में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है एक प्रकार का ऐसा आतंकवाद होता है जहाँ पर एक पर्टिकुलर कंट्री का इस्तेमाल करके दूसरे देश में अटैक किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान का यूज़ करके कई बार जो ये आतंकवादी है वो इंडिया के अंदर अटैक कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की बॉर्डरिंग कंट्री है भारत, तो पाकिस्तान का यूज़ करके हमारे यहाँ अटैक कर रहे हैं। इसको बोलते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, समझ गए। और ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं गंदी स्ट्रैटेजी है, सिंपल सी बात है। और पिछले कुछ सालों में यही देखने को मिला। ऐसे अटैक्स में दोस्तों कई हज़ारों सिविलियंस की जान गई इस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के मामले में। उसके अलावा
डिफेंस, पैरामिलिट्री, पुलिस पर्सनल, ये सब ने, इनमें से कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपना जो जीवन है दोस्तों वो सेक्रीफाइस कर दिया है ड्यूटी देते देते। कई लोग यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हो गए इन आतंकवादियों से लड़ते लड़ते। तो ये यहाँ पर दोस्तों एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए सामने निकल आ रही है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आखिरकार जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म दिख रहा है, इसका सोर्स क्या है, कहाँ से ये आतंकवाद बढ़ रहा है। दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं भारत की, तो इंडिया जो है ना एक बड़ी बाउंड्री को शेयर करता है पाकिस्तान के साथ में भी, फिर इधर चाइना के साथ में भी, फिर यहाँ पे अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया को ड्रॉ करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर भी आपको कई सारी कंट्रीज़ नज़र आएंगी। ठीक है, नीचे आ जाएगा बांग्लादेश हो गया, इधर यहाँ पे म्यांमार हो गया, है ना। फिर नीचे यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दें, तो नीचे आपका इंडियन ओशन हो गया, मतलब इधर अरेबियन सी हो गया, इधर यहाँ पर आपका बे ऑफ बंगाल हो गया, फिर यहाँ पर आपका नीचे दोस्तों इंडियन ओशन हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन की जा रही है कि ये चारों तरफ कई सारी कंट्रीज़ है जिनके साथ में भारत बॉर्डर्स को शेयर करता है। जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो बात हो रही है भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर की। इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ऊपर की साइड में, ये 3,323 किलोमीटर का है, जहाँ पे भारत का गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, है ना। तो हमारा जो है गुजरात हो गया, ये हो गया, राजस्थान हो गया, उसके अलावा पंजाब का रीजन हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये वो स्टेट्स जो कि हमारे पाकिस्तान के साथ में बाउंड्रीज को शेयर कर रहे हैं, समझ गए। तो यहीं से पाकिस्तान से जो ये आतंकवादी दोस्तों वो सीधा इंडिया में एंटर करता है इन रूट के माध्यम से। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान आज के समय पर कोऑपरेट कर रहा है उनको, कई आतंकवादी जिनको संभाल के उसने रख रखा है। अगर वो खुद इन टेररिज्म के खिलाफ एक्शन ले तो दोस्तों उसमें सब लोग सपोर्ट करें, लेकिन वो खुद यहाँ पर इन चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है, जिस वजह से भारत के लिए एक डिफ़िकल्टी क्रिएट हो रही है। तो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर का समझ में आया दोस्तों। दूसरा जो सोर्स है वो है इंडिया चाइना का बॉर्डर। अब इंडिया चाइना का बॉर्डर भी कुछ कम नहीं है, 3,488 किलोमीटर का यहाँ पर ये बॉर्डर नज़र आएगा। यहाँ पे भारत का जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वो जगह हैं जो चाइना के साथ बॉर्डर्स को शेयर करते हैं। और कई बार इन बॉर्डर का इस्तेमाल किया जाता है क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर ये जो बॉर्डर है ये वो जगह है जहाँ पर हमारी इंडियन फोर्सेस हमेशा चौकन्ना रहती हैं। फिर भारत बांग्लादेश का बॉर्डर हो गया, लंबा चौड़ा बॉर्डर, फिर से अगेन 4,096 किलोमीटर का बॉर्डर है दोनों देशों के बीच में। और दोस्तों यहाँ पर वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम भारत के वो राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करते हैं। और इन यहाँ पे वो जगह है दोस्तों जहाँ से बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेशन हो रहा है, इलीगल तरीके से लोग आ रहे हैं हमारे देश में, और ये हमारी सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर पुअर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बॉर्डर पर ज़्यादा बढ़िया सिचुएशन नहीं है। इस वजह से कई बार स्मगलिंग्स होती हैं, आर्म्स की, ड्रग्स की, स्पेशली वेस्ट बंगाल के अंदर इलीगल तरीके से एंटर होता है, एंट्री मिल जाती है, वहाँ पर आर्म्स की सप्लाई होने लगती है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है टेररिज्म या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का। फिर भारत नेपाल का बॉर्डर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, 1,751 किलोमीटर का। ये भी एक ओपन बॉर्डर है, यहाँ पे आराम से लोग इंडिया नेपाल में एंटर कर सकते हैं। आप में से कई सारे लोग गए भी होंगे, बॉर्डर खुला हुआ है, थोड़ी चेकिंग होती है, सीधा एंट्री अंदर, वैसे ही आप आ भी सकते हैं। तो यहीं पर जो एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत के खिलाफ में काम कर रही हैं, वो अपने लोगों को इन टेरिटरीज में छुपा कर रखती हैं। गोल्ड, उसके अलावा हथियार, ड्रग्स या फेक करेंसी को यहाँ पे दोस्तों स्मगल किया जाता है, जिससे आतंकवादियों को मदद मिलती है। समझ गए? क्लियर हो गया? उसके अलावा इंडिया म्यांमार बॉर्डर, ये नहीं भूल सकते, भारत म्यांमार के साथ में 1643 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे भारत का अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये वो राज्य हैं जो बॉर्डर्स को शेयर करते हैं म्यांमार से। और यहीं पर कुछ ऐसे आतंकवादी ग्रुप हैं, जैसे NSCN का नाम सुना होगा, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, या ULFA, दैट इज़ यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ये वो ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे जो म्यांमार से ऑपरेट करते हैं, भारत को तोड़ने की बात करते हैं, नागालैंड को इंडिया से हटाकर एक नया देश बनाने की बात करते हैं। तो ये भी यहाँ पर दोस्तों रूल कर रहे हैं, अलग अलग कंट्री से ऑपरेट कर रहे हैं, म्यांमार से ऑपरेट करके इंडिया में टेररिज्म फैला रहे हैं। तो ये भी हो गया ना क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। फिर ऐसे दोस्तों इंडिया भूटान का बॉर्डर अगर आप देखेंगे तो 699 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है दोनों देशों के बीच में। हमारा असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम जो है बॉर्डर शेयर करता है भूटान के साथ में। लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों इलीगल कैंप्स आपको देखने को मिलेंगे, आउटफिट देखने को मिलेंगे। भूटान के साउथ ईस्ट में काफ़ी घने जंगल हैं, वहाँ पर आतंकवादी ये कैंप वगैरह लगाकर अपनी एक्टिविटीज़ ऑपरेट कर रहे होते हैं इंडिया के खिलाफ में।
तो ये वो कारण है दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे या सोर्सेज देखने को मिलेंगे जहां से इंडिया में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंटर हो रहा है। फिर बात आती है मैरीटाइम बॉर्डर्स की। तो भारत की एक लंबी चौड़ी बाउंड्री समुद्र के साथ में लगती है ना। तो उस समुद्र को भी सुरक्षा देना बहुत ज़रूरी है। वहां पर कोस्ट गार्ड का प्रेजेंस बहुत कम है दोस्तों, उसको बढ़ाना होगा। क्यों? क्योंकि आपको 26/11 अटैक, मुंबई पे जो अटैक हुआ था, वो मुंबई पर जो अटैक हुआ था दोस्तों, वो मैरीटाइम बॉर्डर्स का इस्तेमाल करके ही हुआ था। समुद्र के रास्ते के जरिए ही टेररिस्ट अटैक कर पाए। तो ये यहाँ पर वो सोर्सेस हैं जहाँ से इंडिया में टेररिज्म बढ़ रहा है। अब यहीं पर एक और क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है, टेररिज्म बढ़ रहा है, इन देशों से आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसके पीछे के रीजंस क्या है, कारण क्या है ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ने का? रीज़न नंबर 1, कई सारे टेररिस्ट ग्रुप ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है, जैसे लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद। ये वो ग्रुप्स है जो रिसेंटली अटैक कर चुके हैं जम्मू में। तो दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान ऑब्वियसली बात है सपोर्ट कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है, तो बढ़ावा तो दे रहा है ना वो, और हमारे पड़ोस में ही है। तो ऑब्वियसली बात है ये एक मेन कारण बनता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का। दूसरा, लैक ऑफ एडिक्वेट कोऑपरेशन फ्रॉम पाकिस्तान। कहने का मतलब है पाकिस्तान ऊपर से उन सब चीज़ों को कोऑपरेट भी कर रहा है, समझ गए, और क्या कर रहा है, उनके साथ मिलकर काम कर रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है। वो सपोर्ट करना बहुत गलत है उसका। और हमारे साथ में अगर बातचीत करे और साथ में मिलकर अगर फोकस करे टेररिज्म को ख़त्म करने की, तो बिल्कुल हम मदद करेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि ये गंभीर मैटर है ये, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तीसरा यहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न है पोरस एंड डिफिकल्टी टू सिक्योर बॉर्डर्स। यहाँ पर आप देख पाएंगे दोस्तों, ये एक खतरनाक चीज़ है। जो हमारे बॉर्डर्स स्पेशली बांग्लादेश के साथ में, नेपाल के साथ में, ये बॉर्डर्स पर बहुत सारे पहाड़ियाँ हैं, डेजर्ट हैं, नदियाँ हैं। तो ऐसे जो एरियाज़ होते हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, और जितना डिफ़िकल्ट एरिया होगा दोस्तों वही ज़्यादा कंफर्टेबल वाला रीजन बन जाता है इन टेररिस्ट के लिए। वहीं से बैठकर वो ऑपरेट कर पाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर जोग्राफिकल जो लोकेशन है वो भी यहाँ पर एक कारण बन जाता है। फिर है ओवरग्राउंड वर्कर्स, लोकल पॉपुलेशन, बहुत गंभीर मैटर। कई बार दोस्तों लोकल पॉपुलेशन ही अपने देश को धोखा दे जाती है। ये बहुत दुख की बात है, मतलब सोच के भी मतलब यार क्या ही लग रहा होगा। जो लोकल पॉपुलेशन दोस्तों, उनको रिक्रूट कर लिया जाता है। ये जो आतंकवादी है वो आसपास के लोकल पॉपुलेशन को रिक्रूट कर लेंगे, और वही लोकल लोग उनकी मदद करेंगे, उनको अपने घर में छिपा के रख लेंगे, दूसरे और सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये यहाँ पर एक और मेन कारण बन जाता है। फिर बात आता है करप्ट अमंग ऑफिशियल्स। कई बार जो ऑफिशियल्स हैं, ऑफिशियल बॉडीज़ में काम कर रहे हैं, वो खुद यहाँ पर इतने करप्ट होते हैं, इतने कह सकते हैं भ्रष्टाचारी होते हैं कि वो इस आतंकवाद को बढ़ावा दे देते हैं। उसके बदले में उनको बहुत सारा पैसा मिल जाता है, और वो जो टेररिस्ट हैं वो अपना जो ऑपरेशन उसको अंजाम दे देते हैं इन ऑफिशियल्स के माध्यम से, स्पेशली करप्ट ऑफिशियल्स के माध्यम से। ये रीजंस हैं दोस्तों यहाँ पर इन अटैक्स के पीछे के। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि आखिरकार जो ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इंडिया में बढ़ा, ये हमने देखा, सोर्सेज क्या है, कहाँ से आ रहा है वो हमने समझा, कारण क्या है इसके पीछे का वो जाना। अब यहीं पर एक और क्वेश्चन आता है कि आखिरकार इसके इफ़ेक्ट क्या हो रहे हैं, क्या असर पड़ रहा है। बहुत गंभीर इफेक्ट देखने को मिलेगा। आतंकवाद बढ़ने से जो हमारे सिविलियंस हैं उनकी जान जा रही है। हमने भी जम्मू के अंदर रिसेंटली अटैक देखा, और आतंकवादियों ने श्रद्धालुओं की बसों पर अटैक कर दिया। बस पर अटैक करने से कई लोगों की जान गई, खाई में गिर गई वो बस। उसके अलावा जो डिफेंस पर्सनल्स हैं दोस्तों, हमारे फोर्सेस के कई सारे लोग हैं, वो इनसे लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। थाउजेंड्स ऑफ डिफेंस, मिलिट्री और पुलिस पर्सनल्स हैं, अपनी जो जान है वो यहाँ पर सेक्रीफाइस कर दी है इनसे लड़ते लड़ते, हमारी सुरक्षा करते करते। तो ये है सबसे बड़ा इफेक्ट या इम्पैक्ट पड़ रहा है। दूसरा, इससे हमारी पीस एंड सिक्योरिटी खतरे में है। बार बार इस तरीके के हमले होते रहेंगे तो वहाँ पे जो लोकल लोग रह रहे हैं उन पे क्या जाएगा। जो शांति है दोस्तों, सिक्योरिटी है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। और पाकिस्तान इन चीज़ों को बढ़ावा देगा तो भारत पाकिस्तान के रिलेशंस कभी सुधरेंगे नहीं और ख़राब ही होंगे। तीसरा यहाँ पर इम्पैक्ट है इलीगल इन्फिल्ट्रेशन एंड स्मगलिंग। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म दोस्तों सपोर्ट करेगा नारकोटिक्स के स्मगलिंग को, आर्म्स, वेपन्स, इनकी स्मगलिंग बढ़ेगी, समझ गए। और इससे सीधा एक और सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमिक कॉस्ट भाई, क्योंकि यहाँ पर जब ऐसा होता रहेगा तो हमें बहुत पैसा खर्च करना होगा डिफेंस के ऊपर, ज़्यादा मात्रा में खर्च करना होगा। तो डिफेंस एक्सपेंडिचर्स होंगे दोस्तों, ताकि इन चीज़ों को काउंटर किया जा सके। तो उसके लिए पीछे कॉस्ट लगने वाली है, जिस कॉस्ट का हम दूसरे और डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते थे। फिर बात आती है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट।
लगातार क्रॉस बॉर्डर का जो ये थ्रेट है, जो ये खतरा है दोस्तों, ये लोगों में एक डर पैदा कर देता है। स्पेशली जो बॉर्डर्स के आसपास रह रहे हैं, हमेशा दहशत में रहते हैं, वो अपने एरियाज छोड़ के निकल जाते हैं। वो यह इम्पैक्ट पड़ता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का या टेररिज्म का। अब क्वेश्चन यह है कि आखिरकार जब इतना गंभीर मामला है, कोई कदम उठाया गया गवर्नमेंट की साइड से या नहीं? दोस्तों, स्टेप्स बहुत सारे उठाए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लूप होल्स मिल ही जाते हैं। इस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को काउंटर करने के लिए सबसे पहला जो कदम उठाया गया वो था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA बनाई गई। मल्टी एजेंसी सेंटर बनाया गया। भारत सरकार ने साल 2008 में NIA बनाया था मुंबई अटैक के बाद में, ताकि ऐसे आतंकवादी हमलों को रोका जा सके। फिर उसके बाद CFT सेल आया, कॉम्बैटिंग फिनेंसिंग ऑफ टेररिज्म सेल। तो इस पर्टिकुलर सेल को यहाँ पर क्रिएट किया गया था ताकि ये जो कहीं ना कहीं आतंकवाद को लगातार फाइनेंसिंग मिल रही है, उससे लड़ा जा सके। फिर तीसरा ग्रुप बनाया गया CIBMS, कॉम्प्रहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। फिर बनाया गया CCIT, कॉम्प्रहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। इंटरनेशनल लेवल पर इस मुद्दे को लेकर गए हम। तो स्टेप्स कई सारे उठाए गए दोस्तों, लेकिन केवल इन स्टेप्स उठाने से काम नहीं होगा। उसके अलावा हमें और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अब वो क्या कर सकते हैं अपने टेरिटरीज़ को सिक्योर करने के लिए, ज़रा वो डिस्कस करते हैं। वो यहाँ पर राइटर ने क्या बोला है। पहली चीज़, हमें क्या करना होगा, अपने बॉर्डर मैनेजमेंट पॉलिसीज़ को स्पीड अप करना होगा। हमें ज़रूरत है ताकि बॉर्डर का मैनेजमेंट बढ़ाया जा सके, वहाँ पे सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया जा सके। स्मार्ट फेंसिंग करिए, स्मार्ट फेंसिंग पर खर्चा कीजिए, वो वॉल्स बनाइए ताकि यहाँ पर ये जो टेररिज्म इसको काउंटर कर सकें। फिर काइनेटिक स्ट्राइक्स एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव हो सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हमने करे, उरी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, बालाकोट स्ट्राइक हुआ, ये स्ट्राइक्स होने चाहिए इस प्रकार के टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। मिलिट्री को इसके अलावा कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी देखने होंगे जहां पर हम इन टेररिज्म वाले कैंप्स को ख़त्म कर सकें। फिर तीसरी चीज़ है, हम अपने फोर्सेस जो हैं हमारे, उनको स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी होगी। इंडिया को यहाँ पर स्पेशल ट्रेनिंग देनी होगी ताकि यहाँ पर वो टेररिज्म, स्पेशली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से लड़ सकें। फिर साइबर डिफेंस मैकेनिज्म को मजबूत करना होगा। कई बार साइबर अटैक्स भी हो रहे हैं दोस्तों, उन साइबर अटैक्स को काउंटर करने के लिए साइबर डिफेंस मैकेनिज्म होना चाहिए। जुडिशियल प्रोसेस को मजबूत करना होगा। भारत का जो नेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसको इम्प्रूव करना होगा ताकि ऐसे केसेस को तुरंत हैंडल कर सके। पहले यही मैटर होना चाहिए हमारे देश में, क्योंकि सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये था कि यहाँ पे कंप्लीट एडिटोरियल। आई होप आपको एक हॉलिस्टिक डेटा मिल चुका है। तो एग्जाम में कोई भी जो एडिटोरियल होता है वो ऐसे ही डिस्कस करो कि वो आपको मेंस में हेल्प करेगा। एक बार में आपने ख़त्म कर दिया, इससे संबंधित कोई भी टॉपिक आएगा, आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए ना? चलिए दोस्तों, आते हैं आज के मेंस के क्वेश्चन के ऊपर। देखेंगे आपने कितने अच्छे से हर एक चीज़ को सुना है। ठीक है, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन इंडिया? जो भारत के अंदर में, भारत की सीमा पर आतंकवाद हो रहा है, इसके पीछे के मेन स्रोत क्या हैं, सोर्सेस क्या हैं? साथ ही साथ में आपने ये भी डिस्कस करना है कि क्या उपाय हो सकते हैं जिससे हम ऐसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के केसेस को ख़त्म कर सकें। तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 शब्दों में लिखना है। फटाफट लिखकर आपने कहाँ पे सबमिट करना है भी आपको बताऊंगा। एक बार हिंदी में रेड कर देता हूँ। भारत में सीमा पर आतंकवाद के मुख्य स्रोत क्या हैं, ये बताइए। सीमा पर आतंकवाद से निपटने के समाधानों पर चर्चा कीजिए। आंसर लिखने के बाद में आपने सबमिट करना है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ पे सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे, मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हैं। अपने आंसर को सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है। एटलीस्ट सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करेंगे, बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे आते हैं। ये यहाँ पे टेररिज्म से संबंधित इतने सारे आर्टिकल थे, सब एक साथ हम लोगों ने यहाँ पर ख़त्म कर दिए। चलिए अब आते हैं आज के वर्ड ऑफ द डे के ऊपर में। आज का वर्ड ऑफ द डे है स्वोल। स्वोल मतलब होता है एक्सट्रीमली मसल्स, जिसके बॉडी में बहुत सारी मसल हो, पावरफुल, है ना। तो यहाँ पे यूज़ किया गया कि शी इज़ शोइंग ऑफ सम प्रिटी स्वोल आर्म्स। ठीक है, तो इस तरीका का यहाँ पर अभी एक सेंटेंस यूज़ हुआ। तो इसी स्वोल का इस्तेमाल करके हेफ्टी, पावरफुल या एक्सट्रीमली मसल की जगह आप ये स्वोल वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका यूज़ करके फटाफट एक सेंटेंस बनाइए नीचे कमेंट सेक्शन में। ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप सेंटेंस नहीं बनाएंगे
तब तक इन वर्ड्स का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि डेली में आपको 10-15 वर्ड पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक वर्ड को अच्छे से पढ़ो और उसको यूज़ करना सीखो, बार बार सेंटेंस में यूज़ करो, तो वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और कल ही मैंने आपको पढ़ाया था। क्वेश्चन ये था कि जो मैत्री 2024 का अभ्यास है, इसमें कौन से 2 देश हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इंडिया और थाईलैंड। तो इंडिया थाईलैंड के बीच में दोस्तों यहाँ पर ये जो अभ्यास है वो रिसेंटली शुरू हुआ है। थाईलैंड में जो हमारी इंडियन आर्मी है वो पहुँची है, उसके अलावा रॉयल थाईलैंड आर्मी, दोनों के बीच में ये अभ्यास हो रहा है। ठीक है, नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।